हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक डेव गुरु। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। अभी हमारी रिएक्ट हुक्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट, यूज़ लेआउट इफेक्ट, यूज़ रेफ पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो ये लिंक्स हैं, आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द लेक्चर। डिस्कस करते हैं एक और हुक के बारे में, विच इज़ यूज़ कॉन्टेक्स्ट। यूज़ कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस प्रॉप ड्रिलिंग के बारे में। ये प्रॉप ड्रिलिंग क्या होती है और क्या प्रॉब्लम थी जिसके वजह से कॉन्टेक्स्ट एपीआई पिक्चर में आया। अब सपोज मेरी पूरी ये एक रिएक्ट एप्लीकेशन है जहाँ पे एक पेरेंट कंपोनेंट है, उसका एक चाइल्ड कंपोनेंट है विच इज़ ए, उसका एक चाइल्ड कंपोनेंट है विच इज़ बी, और उसके 3 चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं विच इज़ सी, डी एंड ई। और सपोज एक डी कंपोनेंट में मेरे को एक यूज़र का डेटा यूज़ करना है, ठीक है, जो कि मेरे इस पेरेंट कंपोनेंट में। तो मेरे को यहाँ पे यूज़र डेटा को यूज़ करने के लिए इस पेरेंट से अपने चाइल्ड में विच इज़ ए, उसको एज अ प्रॉप इस यूज़र डेटा को पास करना होता था। अब जब ए में आ गया तो ए को अपने चाइल्ड में वो डेटा पास करना होता है विच इज़ यूज़र का डेटा, और उसके बाद फिर बी एज अ प्रॉप इस डेटा को डी में पास करना होता है जहाँ पे वो एक्चुअली यूज़ हो रहा है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है? अब सपोज यूज़र का डेटा, अब सपोज अभी यूज़र का डेटा है LA, अब किसी ने इसको चेंज करके इसको YA कर दिया, ठीक, पेरेंट में। तो जैसे ही पेरेंट कंपोनेंट रिरेंडर हुआ, क्योंकि ये यूज़र डेटा पास की प्रॉप की तरह पास हो रहा है, तो ये ए कंपोनेंट भी रिरेंडर होगा। फिर उसके बाद फिर इस बी कंपोनेंट में भी ये यूज़र डेटा प्रॉप की तरह पास हो रहा है, तो ये बी कंपोनेंट भी रीरेंडर होगा। और डी कंपोनेंट तो रीरेंडर हो गई बिकॉज यहाँ पे तो हम यूज़र डेटा को डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। सो टू यूज इन डी कंपोनेंट द यूज़र डेटा वी नीड टू पास डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड टू डी कंपोनेंट, एंड इफ द यूज़र डेटा इज चेंज्ड all the components will unnecessary re-render। मैंने यहाँ पे पेरेंट का डेटा चेंज किया, यूज़र का डेटा, ए भी रीरेंडर हुआ, बी भी रीरेंडर हुआ और डी भी रीरेंडर हुआ। आइडली सिर्फ डी रीरेंडर होना चाहिए था और पेरेंट जहाँ पे वो चेंज हो रहा है, बट बिकॉज हम प्रॉप्स की तरह उसको हर जगह पास कर रहे थे हर चाइल्ड में, तो हर चाइल्ड अननेसेसरी रीरेंडर हुआ विच इज़ ए बी, सब कुछ रीरेंडर हुआ। इसको प्रिवेंट करने के लिए, इससे प्रॉब्लम क्या हुई, परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट हुआ। जितनी ज़्यादा रीरेंडरिंग उतना हमको पता है कि रिएक्ट एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसको प्रिवेंट करने के लिए पिक्चर में आया कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई का क्या काम है और वो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब सपोज डी कंपोनेंट में मेरे को यूज़र का डेटा, ठीक है, यूज़ करना है, तो मैंने एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाई जहाँ पे मैंने यूज़र के डेटा को रखा, ठीक है, और मैंने अपने सारे कंपोनेंट्स को इस कॉन्टेक्स्ट एपीआई से रैप कर दिया जिसमें हमारे पास यूज़र का डेटा है, ठीक। अब हमको मैनुअली पेरेंट ए और बी में एज अ प्रॉप वो डेटा नहीं सेंड करना होगा। जहाँ पे मेरे को वो यूज़र का डेटा यूज़ करना है, मैं डायरेक्टली वहाँ पे उसको यूज़ कर सकती हूँ। सो कॉन्टेक्स्ट एपीआई अलाउस कि तुम मैनेज कर सको और शेयर कर सको स्टेट अक्रॉस कंपोनेंट विदाउट पासिंग प्रॉप्स मैनुअली एट एंट्री लेवल। यहाँ पे एंट्री में मैंने कॉन्टेक्स्ट बना दिया और मैंने अपने पूरे कंपोनेंट्स को उसके अंदर रैप कर दिया। अब जो यूज़र का डेटा इस कॉन्टेक्स्ट में था, अब मैं वो किसी भी कंपोनेंट में पेरेंट ए बी सी डी ई कहीं पे भी यूज़ कर सकती हूँ विदाउट मैनुअली पासिंग डेटा एज अ प्रॉप। तो जिसके वजह से जब मैं यूज़र का डेटा चेंज कर रही हूँ तो सिर्फ ये रीरेंडर होगा, सारे कंपोनेंट जहाँ पे वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं यूज़र को, वो रीरेंडर नहीं होगा। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। चलिए अब इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से, और कॉन्टेक्स्ट एपीआई के क्या स्टेप्स होते हैं ये भी समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप समझते हैं। देयर आर 3 स्टेप्स फॉर कॉन्टेक्स्ट एपीआई कि कैसे कॉन्टेक्स्ट एपीआई लिखा जाता है। सबसे पहला स्टेप, हम कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो उस जब हमारा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाता है तो उसके पास 2 चीज़ें होती हैं विच इज़ प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर। तो स्टेप 2 में कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर की हेल्प से
जो वैल्यू जो हम चाहते हैं कि पूरे सारे कंपोनेंट्स में फ्लो करे। फॉर एग्जांपल पिछले एग्जांपल में हमारा था यूज़र, ठीक है, अब हम चाहते हैं यूज़र का डेटा सारे कंपोनेंट्स में फ्लो करे, तो उसको हम प्रोवाइडर के अंदर रखते हैं, ठीक है, और उस प्रोवाइडर के अंदर उसको रख के सारे कंपोनेंट्स को उस प्रोवाइडर के अंदर रैप कर देते हैं, रैप द कंपोनेंट विद द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ठीक। अब तीसरा स्टेप होता है, भाई मैंने कॉन्टेक्स्ट बना लिया, प्रोवाइडर बना लिया जिसमें वैल्यू पास कर दी और सारे कंपोनेंट्स को उस प्रोवाइडर से रैप कर दिया। अब तीसरा स्टेप क्या होगा कि हम उसको कंज्यूम कैसे करेंगे, ठीक है, हम उसकी वैल्यू कैसे फेच करेंगे, वो हम फेच करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर इन क्लास कंपोनेंट्स एंड यूज कॉन्टेक्स्ट हुक इन फंक्शन कंपोनेंट्स। उसकी हेल्प से उस कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू को हम किसी भी चाइल्ड कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं। अब जब ये 3 स्टेप्स हो जाते हैं, अब सपोज जहाँ मैंने कॉन्टेक्स्ट डिफाइन किया था वहाँ पे मैंने इस कॉन्टेक्स्ट के डेटा को कुछ चेंज किया, यूज़र का डेटा को LA को हटा के यशु कर दिया, ठीक है। सो जिसमें भी हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो कंपोनेंट ऑटोमेटिकली रीरेंडर हो जाएगा और आपको अपडेटेड डेटा दिखाने लगेगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज का एग्जाम्पल। तो आज के एग्जाम्पल में जैसे हमको दिख रहा है एक वेलकम लिखा हुआ है, एक लॉगिन लॉगआउट का बटन लिखा हुआ है। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे वेलकम लवी लिख के आ जाएगा। जब हम लॉग आउट करेंगे तो यहाँ पे वेलकम हम एम्प्टी हो जाएगा क्योंकि यूज़र की वैल्यू नल हो गई। अब ये दोनों डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और यहाँ पे हम इस पूरी चीज़ को करने के लिए कॉन्टेक्स्ट API का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक ऑथेंटिकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX, कुछ भी नाम, कॉन्टेक्स्ट API का कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने दिया ऑथेंटिकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX, ठीक। सबसे पहला स्टेप जो हमने सीखा था, सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से, और उसको मैंने कुछ नाम दे दिया। उसके बाद सेकेंड स्टेप हम ये ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर करते हैं, जहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हमको पास करनी है वो हम पास करेंगे। सो हमने एक ऑथ प्रोवाइडर बनाया जिसके अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम सारे कंपोनेंट्स को इस प्रोवाइडर में रैप करते हैं, सो सारे कंपोनेंट्स के चिल्ड्रन होंगे। तो हम यहाँ पे ये रिटर्न कर रहे हैं ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, वैल्यू जो भी हमको पास करनी है और चिल्ड्रन को इसके अंदर रैप कर दिया। अब वैल्यू क्या होंगी, सबसे पहली वैल्यू होगी यूज़र सेट यूज़र एंड यूज स्टेट विल बी नल। इनिशियल वैल्यू जब कोई यूज़र आ रहा है, जब कोई हमारी वेबसाइट में आ रहा है तो वो नल होगा, ठीक। जैसे ही वो लॉगिन पे क्लिक करेगा, इस फंक्शन पे क्लिक करेगा, तो एक API कॉल चलेगी और यूज़र की वैल्यू को वो सेट कर देगा। अभी के लिए हमने यूज़र की वैल्यू सेट कर दी है लवी। जैसे कोई लॉग आउट पे क्लिक करेगा तो इस यूज़र की वैल्यू हो जाएगी नल, ठीक। अब इस वैल्यू में ना ही हम सिर्फ नॉर्मल वैल्यूज़ बट हम फंक्शंस भी पास कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज़र पास किया, लॉगिन पास आउट किया और लॉग आउट किया। अब मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया ऑथ प्रोवाइडर को और ऑथ कॉन्टेक्स्ट को, ठीक। प्रोवाइडर बन गया, कॉन्टेक्स्ट बन गया। अब स्टेप क्या है कि प्रोवाइडर हमारे अपने कंपोनेंट को, ये मेरा कंपोनेंट है, उसको मेरे को इस ऑथ प्रोवाइडर से रैप करना है। तो मैंने इस सारे कंपोनेंट्स को इसके अंदर रैप कर दिया। अब नैपबार में और कॉन्टेक्स्ट एग्जाम्पल दोनों में जो ऑफ प्रोवाइडर मेरे पास डेटा था विच इज़ यूज़र, लॉगिन और लॉग आउट अवेलेबल होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम नैपबार पे गए, नैपबार पे हमने 2 बटन्स बनाए विच इज़ लॉगिन और लॉग आउट। और अब तीसरे स्टेप में हमको लॉगिन और लॉग आउट ऑन क्लिक पे वो जो ऑथेंटिकेशन कॉन्टेक्स्ट का जो लॉगिंग वाला फंक्शन था वो चलना चाहिए, क्योंकि वो यूज़र को सेट कर रहा है, और वो लॉग आउट का चलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आई, ये स्टेप 3 है विच इज़ यूज़ कॉन्टेक्स्ट। यूज़ कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से हम वैल्यूज़ जो हमने प्रोवाइडर में पास किए वो हम कंज्यूम कर सकते हैं। सो यूज़ कॉन्टेक्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ये कौन सा कॉन्टेक्स्ट है जिसके लिए हमको वैल्यू चाहिए विच इज़ हमारा ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ठीक। और वो हम इसकी सिर्फ 2 वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं विच इज़ लॉगिन और लॉग आउट। यूज़र की वैल्यू हमको चाहिए नहीं यहाँ पे, तो हमने लॉगिन और लॉग आउट को एक्सट्रैक्ट किया। लॉगिन के क्लिक पे लॉगिन वाला फंक्शन चला दिया, लॉग आउट के क्लिक पे लॉग आउट वाला फंक्शन चला दिया। एंड अब हम कॉन्टेक्स्ट एग्जाम्पल में जाते हैं। यहाँ पे मेरे को यूज़र का डेटा चाहिए, तो मैं सिर्फ यूज़र का डेटा कंज्यूम कर रही हूँ, तो मैंने फिर से यूज़ कॉन्टेक्स्ट लगाया, क्योंकि
कंज्यूम करने के लिए मेरे को यूज़ कॉन्टेक्स्ट लगाना पड़ेगा, और वो किसका है, ऑथ कॉन्टेक्स्ट का है, और मेरे को क्या चाहिए, यूज़र, और मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम यूज़र। ठीक, अब जब मैं नैपबार में इस लॉगिन की वैल्यू चेंज कर रही हूँ तो ऑथेंटिकेशन कॉन्टेक्स्ट में लॉगिन की वैल्यू चेंज हो जा रही है, और आप नोटिस कर रहे हो ये यूज़र अपने, ये कंपोनेंट अपने आप रीरेंडर हो जा रहा है और यूज़र की वैल्यू चेंज हो जा रही है। तभी हमको यहाँ पे दिख रहा था ये नैपबार था, ये वेलकम है। अब जैसे ही मैं नैपबार में लॉगिन करूँगी तो ऑथेंटिकेशन कॉन्टेक्स्ट में सेट यूज़र लवी हो जाएगा, और जो हमारा ये कॉन्टेक्स्ट एग्जाम्पल वाला कंपोनेंट इसको यूज़ कर रहा था वो अपने आप रीरेंडर हो जाएगा, क्योंकि वो यूज़र वाली वैल्यू यूज़ कर रहा था। अब जब मैं लॉग आउट करती हूँ, सिमिलरली लॉग आउट फंक्शन कॉल होगा, यूज़र नल हो जाएगा, फिर ये यूज़र जो हमारा कॉन्टेक्स्ट एग्जाम्पल का ये यूज़र है, यूज़र वाला कंपोनेंट है, वो रन करेगा और वेलकम के आगे जो यूज़र है वो नल हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे हम अपनी कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज़ कर सकते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई को हम बहुत सी चीज़ों के, जैसे अगर हमको कोई थीम सेट करनी है उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए तो हमने दिखाया ही, और भी बहुत चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको वो कुछ डेटा है, ठीक है, जो कॉमन है। अब आप चाहते हो कि हर कंपोनेंट में आप उसको सेंड ना करो, कोई भी कंपोनेंट उसको यूज़ कर सकता है। जैसे अभी यूज़र का डेटा था तो उसको हमें कॉन्टेक्स्ट पे में लिखते हैं, अपने पूरे कंपोनेंट को उसके अंदर रैप करते हैं, और उसके बाद फिर जहाँ पे भी हमको यूज़ करना है वहाँ पे हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करके उसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट एपीआई। सो येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। एंड एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट तो कर ही सकते हो, प्लस एवरी फ्राइडे आई कम लाइव एट 8 PM। आप लाइव भी आ सकते हो, आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हो एंड आई विल सॉल्व इट आउट। और दूसरी चीज़, अगर आपको इंटरव्यूज़ क्लियर करने में प्रॉब्लम हो रही है सो आप मेरा मॉक इंटरव्यू भी बुक कर सकते हो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यूज़ कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको कैसे आंसर करना है, एंड यू विल गेट डीप एनालिसिस ऑफ आप कहाँ पे गलत हो रहे हो। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू क्लियर योर इंटरव्यू। सो डू चेक आउट devreadyacademy.com एंड वहाँ जाके आप मॉक इंटरव्यूज़ बुक कर सकते हो।